हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको दो टॉपिक हमने कवर करवा दिए थे अभी, जिसमें एक में हमने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कराया, दूसरे में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन या एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि एक एग्जांपल दीजिए जिससे कोई एक एसेट इंक्रीज हो और एक लायबिलिटी इंक्रीज हो, या एसेट डिक्रीज हो और दूसरी एसेट इंक्रीज हो जाए। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो सिचुएशन में आपको बता दूंगा। 6-7 सिचुएशन है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए जो लिखी हुई है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो समझना ही है। और इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी आपको बताता हूँ। तो देखिए, तीन टर्म इसमें यूज रखे हैं, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। तो ये फॉर्मूले में तो तीन ही चीज आती है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका रीजन ये है कि इन तीन जो टर्म दी ना, इन्हीं से रिलेटेड हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं। यानी कि एसेट में जो भी आइटम आएगा उसका कॉलम बनेगा, कैपिटल का बनेगा, लाइबिलिटी में जो आइटम आएंगे उनका भी बनेगा। लेकिन दो और टर्म है जो इंपैक्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। उनकी वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज होती है, कम या ज्यादा होती है, रिड्यूस होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा कॉलम या एडिशनल कॉलम नहीं बनाए जाते। वो दो टर्म है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों भी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन को इंपैक्ट करना है। लेकिन इक्वेशन में इससे नहीं लिखे क्योंकि ये इनके लिए एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो टोटल 5 आइटम है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको ट्रीट करने होते हैं। ए प्लस सी प्लस एल प्लस ई प्लस आर, ये हो गया एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो ए सी एल ई आर, तो थोड़ा सा याद करने में परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ उसको आसान तरीका है। आप इस ए को जो है ना ई और आर के बीच में डाल दें तो ये बन जाएगा क्लियर। देखिए क्या बन जाएगा, सी एल, सी और एल यही है, ई भी यही है, ए इनके बीच में आ गया, यहाँ लिखेंगे ए और आर, तो ये हो गया क्लियर। इससे क्या होगा कि आपको आसानी से याद कर लेंगे। आपकी 5 टर्म इंपैक्ट करती हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। तो इन्हीं 5 क्वेश्चन के बारे में आपको ट्रीटमेंट पूछा जाएगा। देखिए सिचुएशन आपको क्या दे सकता है, पहले सिचुएशन बताते हैं आपको सब, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स देके आपको बताएंगे। पहली सिचुएशन दे सकते हैं, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट। एक एसेट इंक्रीज हो जाए और एक एसेट डिक्रीज हो जाए, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। यानी कि कोई ऐसा एग्जांपल देना है आपको कि जिससे एक एसेट बढ़े और दूसरी एसेट आपकी कम हो जाए। एक आपसे पूछ सकते हैं, इंक्रीज इन एन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कि एक एसेट बढ़े और दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी बढ़ जाए। ये भी पूछ सकते हैं कि एक एसेट बढ़े और लाइबिलिटी की साइड में आपकी कैपिटल बढ़ जाए लाइबिलिटी की जगह। यानी कि एसेट बढ़े और कैपिटल बढ़े। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, डिक्रीज इन एन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी कि एक एसेट कम हो जाए और लाइबिलिटी भी उतनी वैल्यू से कम हो जाए। ये भी पूछ सकते हैं कि एसेट कम हो जाए और आपकी दूसरी, ये हमने डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इसकी जगह क्या, कैपिटल, तो आपकी कैपिटल कम हो जाए। ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला एक जैसा हो जाएगा। यानी कि एक एसेट कम हो जाए और आपकी कैपिटल कम हो जाए, ऐसा कंडीशन। ये आपसे पूछ सकते हैं, इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटी, की एक आपकी लाइबिलिटी कम हो जाए और दूसरी तरफ भी लाइबिलिटी ही कम हो जाए। और एक और है जो मैंने लिखी नहीं, मैं उसको बताऊंगा आपको, कि जिसका कोई इंपैक्ट ही ना पड़े अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब उस ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में ना कोई इंक्रीज वाला डिक्रीज, सेम रहेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखिए जैसे पहले आपसे पूछ सकते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। आपको कह सकते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जिससे आपकी एक एसेट इंक्रीज हो और दूसरी एसेट डिक्रीज हो। तो इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल लिखते हैं, आपको जो याद रहे आपको करने। सेल ऑफ गुड्स, अगर सेल ऑफ गुड्स आप में कैश में क्या है, तो आपको कैश में तो प्लस करना पड़ेगा क्योंकि कैश आएगी आपके पास से, और स्टॉक में आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक चला जाएगा, गुड्स चली जाएगी आपके पास, तो स्टॉक कम हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट में सेल करते हैं तो कैश तो नहीं आएगी, लेकिन आपका जो उधार बेचेंगे ना तो डेटर्स बढ़ जाएंगे आपके। डेटर्स होते हैं जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं, तो डेटर इंक्रीज होंगे। और स्टॉक आपका जैसे पहले कम हुआ था, स्टॉक आपका कम हो जाएगा। तो ये सेल ऑफ गुड्स में चाहे कैश करें चाहे क्रेडिट करें, एक एसेट कम एक एसेट इंक्रीज जाती है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, अगर आप गुड्स को कैश में परचेज करते हैं तो आपके पास से कैश चली जाएगी तो कैश रिड्यूस होगी, और स्टॉक आपके पास आएगा तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं कैश में, जैसे मशीन परचेज कर ली, या आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ऐसा कुछ परचेज कर लिया,
तो आपके पास से कैश तो जाएगी इसमें, है ना। अगर आप एसेट खरीदेंगे तो कैश आपको देनी पड़ेगी कैश खरीदने पर, कैश में परचेज करने पर। और एसेट जो भी आप खरीदेंगे वो कॉलम बनेगा उसका, और उसमें इंक्रीज आप दिखा देंगे। अच्छा, एक और हो सकता है इसका एग्जांपल, रिसीप्ट ऑफ बी आर फ्रॉम डेटर। बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल। देखिए, डेटर जिनको हमने उधार बेचा उनसे हमने पैसा लेना है, तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमसे बिल ले लो, तो उन्होंने बिल एक्सेप्ट करके हमें दे दिया, वो भी हमारे लिए एक एसेट होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, बी आर तो आपका हो गया इंक्रीज, और डेटर्स आपके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डिक्रीज। और एक और बन सकता है इसमें, देखिए मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, डिस ऑनर ऑफ बी आर। अगर बिल रिसीवेबल डिस ऑनर हो जाए तो इसी को उल्टा कर देना, बिल रिसीवेबल आपका कम हो गया और डेटर आपके वापस जो है बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपने बिल डिस्काउंट करा लिया है तो फिर आपका बैंक में बैलेंस कम होगा, ठीक है। अगर बिल डिस्काउंट नहीं कराया तो बीआर कम होगा, डेटर इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट करा चुके हैं तो बीआर आपका ऑलरेडी जा चुका था, बैंक को कम कर देना। तो ये चीजें हो सकती है इसमें। देखिए, एक आप कह सकते हैं इंक्रीज इन एन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए किसी ट्रांजेक्शन का जिससे आपकी एक एसेट इंक्रीज हो और आपकी एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो एसेट साइड में आपके पास गुड्स आएंगे तो स्टॉक प्लस हो जाएगा, नहीं ना। दूसरी तरफ उधर आप उधार खरीदे तो आपके लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आपका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों साइड आपकी इंक्रीज है, एसेट भी लाइबिलिटी। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं क्रेडिट में तो एसेट साइड में तो आपको एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो एसेट आपने मशीन खरीदी फर्नीचर खरीदा वो प्लस हो जाएगा। और दूसरी साइड में आपको क्रेडिटर में आपको डालना पड़ेगा प्लस। तो दोनों साइड आपकी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका एग्जांपल पूछा जा सकता है, इंक्रीज इन एन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। कि अब कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिससे एसेट इंक्रीज हो लेकिन लाइबिलिटी की जगह कैपिटल जो कि इंटरनल लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो। तो इसके भी दो तीन एग्जांपल हमने रखे थे आपको। कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे आप तो आपके पास कैश आएगी बिजनेस में, तो कैश प्लस होगा। दूसरी तरफ कैपिटल, सॉरी कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल भी आपकी प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसी में हो सकता है आपका एक ट्रांजेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। अगर आप कैपिटल आपकी लगी हुई है लेकिन और कैपिटल लाते हैं तो एसेट साइड में आपकी कैश इंक्रीज हो जाएगी, और लाइबिलिटी साइड में आप कैपिटल ला रहे हैं तो फिर आपकी ऑब्वियसली कैपिटल तो इंक्रीज होगी। तो दोनों साइड इंक्रीज हुआ, एसेट भी इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज। एक इसी में हो सकता है रिसीप्ट ऑफ रेवेन्यू, जैसे रेंट इंटरेस्ट कमीशन, अगर आपको मिलते हैं तो ये आपके लिए रेवेन्यू जाता है। तो अगर रेवेन्यू रिसीव हो रहे हैं, आपको रिसीव हुआ है, तो आपको एक तो मिला है तो कैश बढ़ेगी, और दूसरा आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है इनसे। जब भी आपको रेवेन्यू मिलेगा तो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो कैश कैपिटल दोनों इंक्रीज होंगे। इसी में हो सकता है डिक्रीज इन एन एसेट एंड डिक्रीज इन अ लाइबिलिटी। यानी कि एक ट्रांजेक्शन आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें एक एसेट डिक्रीज हो और एक लाइबिलिटी डिक्रीज है। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को अगर पेमेंट करेंगे तो एसेट साइड में तो कैश डिक्रीज होगी, और लाइबिलिटी साइड में आपके क्रेडिटर, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं उनको, तो क्रेडिटर्स भी आपके डिक्रीज रहेंगे। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, अगर बिल्स पेबल देते हैं तो एसेट में तो आपकी कैश ही होगी फिर से डिक्रीज, लाइबिलिटी में आपके बिल्स पेबल यानी कि बीपी को भी आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक आपसे पूछा जा सकता है कि एक एग्जांपल दिया इसमें डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, यानी कि दोनों डिक्रीज हो, एसेट भी डिक्रीज हो और दूसरी तरफ कैपिटल डिक्रीज हो जाए। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं ड्राइंग्स का। लेकिन ड्राइंग्स में देखिए दो तरह से होती है, एक होती है कैश में, एक होती है गुड्स में। अगर आपने ड्राइंग्स कैश में किया है, ड्राइंग्स का मतलब ओनर जो अपने खर्चे के लिए बिजनेस से ले गया है, तो अगर वो कैश ले गया है तो आपकी फिर कैश रिड्यूस होगी, और कैपिटल तो रिड्यूस करनी ही पड़ेगी आपको क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी। जब पैसा ओनर लगाता है बिजनेस में कैपिटल बढ़ती है, लेकिन निकालता है तो कैपिटल घटती है। अगर उसने यही ड्राइंग गुड्स में की है तो एसेट साइड में आपका स्टॉक में कमी आ जाएगी, फिर आपके पास से गुड्स कम हो जाएगी यानी कि स्टॉक कम हो जाएगा, और लाइबिलिटी साइड में आपकी कैपिटल कम होगी। अच्छा, फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो मेरा पर रेंट इंटरेस्ट कमीशन अगर मिलते हैं तो ये आपके लिए रेवेन्यू है। लेकिन अगर आप पेमेंट करते हैं रेंट इंटरेस्ट कमीशन सैलरी वेजेस इंटरेस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये सब आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो अगर आप पेमेंट करेंगे तो कैश आपकी रिड्यूस होगी,
और उधर आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी लाइबिलिटी से। तो ये ट्रांजेक्शन आप इसमें बता सकते हैं, इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन अदर लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो और दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए। तो देखिए इसमें हम ले सकते हैं पेमेंट ऑफ बिल्स पर। देखिए पेमेंट पर बिल पर तो इसमें तो एसेट और लाइबिलिटी दोनों इंपैक्ट होंगे। अब यहां पर इसकी जगह लिखिए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल। बिल पेबल अगर हम एक्सेप्ट करते हैं किसी से, किससे एक्सेप्ट करेंगे? क्रेडिटर से, जिनको हमने पैसा देना है। तो हमने उनसे बोला कि सर हमारे पास पैसा तो भी नहीं है, आप ऐसा करिए बिल लिखिए, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उन्होंने बिल लिखा, हमने एक्सेप्ट करके आप उनको दे दिया। देखिए हमारे कोर्स में पूरा चैप्टर 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें आप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे बिल्स पेबल और रिसीवेबल वगैरह में। तो फिलहाल अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया क्रेडिटर से, तो आपकी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुई इन टर्म्स ऑफ बीपी यानी कि बिल्स पेबल, लेकिन दूसरी लाइबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिटर आपकी कम हो गई। तो एक लाइबिलिटी बढ़ी, दूसरी लाइबिलिटी कम हो गई। अब इसी को रिवर्स कर लीजिए, जो बीपी आपने एक्सेप्ट किया ड्यू डेट पर, अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर पाए तो उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बीपी। तो ऐसे केस में आपका बीपी तो कम हो जाएगी, वैल्यू कम करना पड़ेगा, आप पेमेंट नहीं कर पाए। और दूसरा होता है आपका क्रेडिटर्स, आपके वापस इंक्रीज हो जाएंगे, जिनको पैसा देना था वो बीपी से निकल गए फिर क्रेडिटर में आ जाएंगे। तो फिर ये एक लाइबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज वाला केस बन जाएगा। और एक लास्ट इसमें पूछ सकते हैं आपसे, नो इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन बताइए जिसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वो केवल सिंगल साइड में प्लस और माइनस कर दिया, सिंगल एक ही कॉलम में, मतलब। वैसे तो इसका भी देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एक लाइबिलिटी कम हुई और एक ज्यादा हुई तो वो भी कोई बात आ गई। और ऐसे एसेट में भी एक एसेट बड़े घटे तो उसका भी अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इसको मैंने एक अलग से ले लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देते हैं तो ये बिजनेस के लिए खर्चा आप कैपिटल में से माइनस करेंगे और कैपिटल में ही इसको प्लस कर देंगे। और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात आती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है तो उसको पहले प्लस कर लेना, और फिर कैपिटल इससे कम हो जाएगी तो उसको माइनस कर लेना। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन्स को आप शो कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनको आप अच्छी तरह स्टडी करिए, पढ़िए। कोई भी क्वेरी हो तो बीच बीच में हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इस पर नंबर्स पर आप जो है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज को। और अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको ठीक लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर